नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे ठंड और सर्दी के सितम की। पूरे उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। वाहन चालकों को कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने से सरकार ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी के साथ लगातार प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। गुरुग्राम वासियों का कहना है कि बढ़ते पोल्यूशन ने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। जहां एक और बढ़ता प्रदूषण बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने सितम ढा रखा है। कोहरे की चादर में शहर हो या गांव लिपटे नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे ने पूरे क्षेत्र को, या यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में लिया हुआ है। कोहरे के चलते सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, उनकी रफ्तार थम गई है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे देख पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है और कोहरे की वजह से धुंध और अंधेरे का आभास हो रहा है। वहीं बढ़ती ठंड में अलाव लोगों के लिए सहारा बनी हुई है। आग सेक कर लोग खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ठंड से बचने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। तापमान में लगातार गिरावट जारी है, जिसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी ने सितम ढा रखा है। ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। ठंड के साथ साथ तापमान में लगातार गिरावट भी जारी है और कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है और जिसकी वजह से सड़कों पर एक तरीके से वाहनों की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक लगा दी है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। लोग धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं ताकि हादसे ना हो और हादसों का भय भी लगातार लोगों के मन में बना रह रहा है। वहीं सर्दी में अलाव लोगों का सहारा बनी हुई है। लोग आग सेक कर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ठंड से बचने के प्रयास में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और वाहन चालकों को कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने से सरकार ने स्कूलों में छुट्टी भी कर दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी के साथ लगातार प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है।
गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम वासियों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण ने समस्याएं खड़ी कर दी हैं। जहां एक ओर बढ़ता प्रदूषण बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याएं बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। दिन में भी लाइटें गाड़ियों की जल रही हैं। तो मौसम की मार और कुदरत के कहर को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से सुशील कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, गुरुग्राम में इस वक्त क्या कंडीशन है? और यह भी कहा जा रहा है कि गुरुग्राम में लगातार पोल्यूशन की भी मार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने साफ चेताया है कि दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट जारी है और इसके साथ साथ और भी सर्द मौसम होने वाला है। अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में शनिवार को 9 साल में पहली बार 9 साल का रिकॉर्ड टूटा और सबसे सर्द मौसम, सबसे सर्द दिन रहा। आज रविवार को हालांकि दोपहर में धूप निकली थी, लेकिन आज अगर सोमवार की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि 11 बज चुका है और हम लोग बाहर हैं। अभी भी कोहरे की जो चादर में लिपटी साइबर सिटी नजर आ रही है और विजिबिलिटी अभी भी 50 से 60 मीटर के आसपास है। यानी सुबह जिस तरह से कोहरा छाया हुआ था, सेम कंडीशन है। हालांकि ठंड में जरूर हल्की राहत सुबह की अपेक्षा अभी महसूस हुई है, परंतु कोहरे की चादर ऐसी ही बनी हुई है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और खासकर आज जितने भी ऑफिसेज खुले हैं, जो लोग घरों से बाहर निकलकर ड्यूटी पे जा रहे थे, अपने गंतव्य के लिए जा रहे थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी संजय, फरीदाबाद में क्या कंडीशन है? फरीदाबाद में क्या स्थिति है और वहां पोल्यूशन का लेवल क्या है? क्योंकि दिल्ली NCR में सर्दी के साथ साथ पोल्यूशन की भी मार पड़ रही है। फरीदाबाद की अगर स्थिति की बात करें तो वो गुड़गांव से बिल्कुल भी जुदा नहीं है। यहाँ पर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो NGT है, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। फरीदाबाद में लेख भी लागू कर दिया गया है। बात करें हम कोहरे की, तो कोहरे के कोहराम में लोगों की जो दिनचर्या है उसको सामने का काम किया है। जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जो सार्वजनिक जो वाहन है उनसे सफर करें, मेट्रो से सफर करें, प्राइवेट वाहनों से सफर करने से बचें। देखिए, अभी जैसे कि सुशील सिंह ने बताया कि 11:15 का समय हो चुका है, लेकिन से आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है 50 फीट से ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनों का सफर है, बसों का सफर, वो सफर लोग प्राइवेट वाहनों से चलने से बचना चाहिए, ऐसी एडवाइजरी NGT ने जारी की है। दूसरी तरफ जो प्रदूषण की अगर आप बात करें तो प्रदूषण में यहाँ पर लोगों को जो जीवन है उसको बेहाल किया हुआ है। देखिए, अस्थमा के मरीज हो, सांस के मरीज हो, या हम बात करें जो बुजुर्ग है और बच्चे हैं, उनको प्रदूषण का स्तर, प्रदूषण का जो असर है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसी को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है कि तो बुजुर्ग व्यक्ति है वो मॉर्निंग वॉक से बचे, जब तक सूर्य ना निकले तब तक वो घर से बाहर ना निकले। तो तमाम तरीके की जो एहतियात है, जैसे सुशील ने बताया कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, लेकिन कोहरे की मार है अभी 2-3 दिन और चलेगी, क्योंकि जो मौसम विभाग है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि 10 तारीख तक जो है कोहरा है वो कोहरा मचाता रहेगा। इसके बाद हो सकता है कि कोहरे का जो असर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो। सुशील, अगर गुरुग्राम की बात करें तो वहां ठंड से बचाव के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? वो लोगों के लिए किस तरीके से मदद उपलब्ध करा रहा है? नहीं, देखिए, सर्दी से बचने के लिए हालांकि अलाव को बैन किया गया है। यहाँ के अलाव नहीं जलाया जा सकता क्योंकि अमूमन प्रदूषण बढ़ रहा है और उसको देखते हुए बाहर कोई भी किसी तरह की आग जलाने की मनाही है। लेकिन इसके बावजूद भी अमूमन जो कॉलोनीज एरिया है या फिर ऐसे ग्रामीण एरिया है, वहां लोग अलाव जला रहे हैं। जहां तक शहरों की बात है तो शहरों में
जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं जहां लोग रात्रि विश्राम करते हैं, और तमाम वैसे सेंटर्स नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही लोगों से एक अपील भी जारी की गई है कि किसी भी तरह से जो लोग बीमार हों वे घर से बाहर न निकलें। साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो यह भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आप इस मौसम में अमूमन जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो वो उस समय इम्यूनिटी पे अपने ध्यान दें। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी का सेवन करें, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें ताकि सर्दी से बचा जा सके। साथ ही किसी को अगर सर्दी लग रही है तो वो नजरअंदाज इसे न करे और तत्काल अपना उपचार कराए या डॉक्टर से कंसल्ट करे या घर में कैद रहे। अमूमन देखिए शहरों में जब हम बात कड़ाके की सर्दी की करते हैं तो दुर्गेश इसके पीछे एक लॉजिक है, और जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है कि कड़ाके की सर्दी उसे कहते हैं कि जहां सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जाता हो तो उसे कड़ाके की सर्दी कहते हैं। और अभी कड़ाके की सर्दी आपको बता दें कि गुरुग्राम या दिल्ली एनसीआर में कंटिन्यू में पड़ना शुरू नहीं हुआ है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर अभी पड़नी है, और उसको लेकर मैदानी क्षेत्रों में चाहे वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन 4 राज्यों में वो पश्चिमी विक्षोभ का सीधा प्रकोप देखने को मिलेगा। और उसके बाद शीतलहर जिसे कड़ाके की ठंड कहते हैं, गलाने वाली सर्दी कहते हैं, जो अमूमन कश्मीर का जिक्र किया जाता है, तो वैसी सर्दी यहाँ जरूर देखने को मिलेगी। अभी सबसे ज्यादा सर्दी से ज्यादा जो सितम है वो कोहरे का है, और यही वजह है कि प्रशासन इन दोनों में समन्वय बनाने की कोशिश में लगा हुआ है कि कोहरे के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो सके और उसको कैसे लोगों को बचाया जाए। देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, क्योंकि अमूमन हम सब लोग सुनते हैं कि इस मौसम में विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, 50 मीटर तक विजिबिलिटी आ जाती है, कई ट्रेनें, कई फ्लाइट्स जो है कैंसिल करना पड़ता है, वाहनों की रफ्तार रेंगती नजर आती है, पहिए रेंगते नजर आते हैं, रफ्तार धीमी हो जाती है और एक्सीडेंट्स के कारक बनते हैं। तो इसके पीछे भी जो मानक रखा गया है उसके मुताबिक 0 से 50 मीटर तक अगर विजिबिलिटी है तो उसे घना कोहरा कहते हैं। जो आज हम देख रहे हैं कि आज घना कोहरा है और दूर दूर तक सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहा है, ना ही कोहरा छटने का नाम ले रहा है। 50 से 200 मीटर के बीच जब विजिबिलिटी होती है तो उसे हम मध्यम कोहरा कहते हैं, और 200 मीटर 201 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की हो तो उसे कोहरा की श्रेणी माना जाता है कि कोहरा फॉग है, कोहरा पड़ रहा है। तो आज का जो मौसम है, आज जो हम देख रहे हैं उसे घना कोहरा की श्रेणी में देख रहे हैं। और सर्दी की बात करें तो जो शनिवार और रविवार को जो सर्दी देखने को मिली थी, जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड के मुताबिक चाहे कुल्लू, मनाली या उन तमाम जो बर्फीले क्षेत्र हैं उन कई क्षेत्रों में भी जो तापमान रहता है उससे ज्यादा डाउन गया था। और गुरुग्राम की बात करें तो 2.5 डिग्री सेल्सियस गुरुग्राम में तापमान रिकॉर्ड किया गया था शनिवार को। और ऐसे ही पूरे देश की बात करें तो 4 ऐसे स्थानों पे, चाहे पंजाब के भटिंडा में रिकॉर्ड किया गया था, पंजाब के भटिंडा में रिकॉर्ड किया गया था, उत्तर प्रदेश के बरेली में किया गया था, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में किया गया था। तो ये सबसे सर्द दिन के रूप में शनिवार को माना गया, और आज सबसे घना कोहरा वाला दिन माना जा रहा है और सबसे घना कोहरा है। वैसे 1 जनवरी नया साल के बाद ही आप देख सकते हैं कि तमाम सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे शुरू हो गया है और कोहरा भी पड़ रहा है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक है उनके मुताबिक अभी कोहरे से लोगों को और सर्दी से लोगों को राहत मिलने वाली है। 2-3 दिनों के अंदर राहत मिलेगी और उसके बाद एक बार फिर बूंदाबांदी का असर है, बारिश का असर है, और बारिश के बाद एक बार पुनः शीतलहर या कड़ाके की सर्दी, गलाने वाली सर्दी लोगों को भुगतना पड़ेगा, लोगों को उससे रूबरू होना पड़ेगा। जी सुशील, चूंकि आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो संभावनाएं जताई हैं उन्होंने उनकी बात कर रहे हैं, तो अभी आपने बूंदाबांदी का भी जिक्र किया, तो ये बारिश कब तक हो सकती है? कब तक संभावना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो? बिल्कुल आपने सही कहा दुर्गेश। और देखिए अमूमन एक सवाल कई लोग इसलिए भी पूछते हैं कि जो प्रदूषण का एक ही इलाज है बारिश हो जाना, और दूसरी तरफ सर्दी हालांकि उससे बढ़ेगी। साथ ही जो किसान हैं वो भी गेहूं की फसल है और उसको देखते हुए बारिश का होना, बूंदाबांदी का होना बहुत आवश्यक है। माना जा रहा है कि इसमें बूंदाबांदी बहुत आवश्यक होता है।
तो ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच यानी 3 दिनों के बीच बारिश बूंदाबांदी की संभावना है। और उस बूंदाबांदी के बाद, क्योंकि अमूमन सर्दी के मौसम में जब बरसात होती है या बारिश होती है, उसके बाद एक हवाएं तेज हो जाती है और उस शीतलहर का रूप ले लेती है और कहीं ना कहीं पूरे एरिया को अपने आगोश में लेती है, अपने चपेट में लेती है। यही वजह है कि तमाम ये जब अनुमान है, इस अनुमान के बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें या राजस्थान का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में हैं तो इनके कई इलाके लगे हुए हैं, इसके नजदीक एनसीआर में है। तो ऐसे में उनके ऊपर यह दबाव भी बनता है कि वो अपने यहाँ चाहे रैन बसेरे की व्यवस्था हो या फिर ऐसे लोग जो बेघर हों, या खास कर देखिए ये सर्दी इंसानों के साथ साथ दुर्गेश पशुधन के लिए बहुत हानिकारक, अमूमन जो लोग भी पशु रखे हैं, चाहे वो गाय भैंस रखते हो, ये पालते हो, उनके लिए भी बहुत बेहद खतरनाक है। और यह एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि उनका रखरखाव किस तरह से हो ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सर्दी से बचाया जा सके। तमाम वैसे लोग जो सड़कों पर भीख मांगते हैं या वे लोग जो बेघर हैं, अमूमन रिक्शा पुलर हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लोग रोजाना कमाकर खाते हैं, इन लोगों के लिए भी सर्दी बेहद खतरनाक साबित होती है। और इनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे अवश्य होती है। और यही वजह है कि रैन बसेरे की बात हो या फिर इनको कंबल वितरित की बात हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। सुशील, आपको रोकना चाहूंगा, संजय गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। संजय, फरीदाबाद में किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं या किस तरीके की एडवाइजरी जारी की जा रही है या दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं सर्दी को देखते हुए? देखिए, फरीदाबाद में जिस तरीके से अभी टीम ने बताया कि यहाँ पर जो रैन बसेरे हैं उनका 3 दिन पहले जलपायुक्त ने दौरा किया था। जैसे ही सर्दी बढ़ी, कोहरा बढ़ा, तो उन्होंने जो उसके इंतजाम थे उनको पुख्ता करने का काम किया। लेकिन जब मीडिया वालों ने रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो कई जगह से अनियमितताएं पाई गई। बावजूद इसके रैन बसेरों में जो वहाँ पे बात करें बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, उनके पास के रैन बसेरों में हीटर का प्रबंध किया गया है, गर्म कंबल रखे गए हैं। जो यात्री जिनके पास पैसे भी होते हैं, जिस तरीके से बताया गया है अभी कि रिक्शे वाले हैं या बेघर से, वो वापस शरण लेते हैं और उनको प्रशासन लगातार उनको जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रहा है जिससे कि उनकी जान बच सके। इसके अलावा अगर एडवाइजरी की बात करें तो जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि सुबह और शाम को जब तक धूप न निकले, बुजुर्ग लोग देर पर न मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें, हेलो, हाँ संजय बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। संजय कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी। सुशील, गुरुग्राम में अगर बात करें तो कहां कहां रैन बसेरे बनाए गए हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उन लोगों को लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो लोग भी घर से बेघर हैं, पहली बात, दूसरी बात कि पशुधन, तीसरी बात कि जो लोग भी दिहाड़ी मजदूर करते हैं या कंपनियों में काम करते हैं वो छुट्टी नहीं कर सकते और अमूमन आसपास रहते हैं, उनको लेकर भी देखिए काम करना आवश्यक है। कंपनियों को भी ये हिदायत दी गई है, कंपनियों को भी ये कहा गया है कि ऐसे मौसम में ऐसे लोगों को के लिए जरूर व्यवस्थाएं करें, चाहे उन्हें कंबल वितरण की बात हो या फिर उन्हें कपड़ों की प्रॉपर कपड़ों की बात हो, ग्लव्स की बात हो, जूतों की बात हो, तो तमाम तरह की बातें उनको कही जाती है। और दुर्गेश, ये समझना इसलिए भी आवश्यक और बताना आवश्यक है कि ये कंपनियों को इसमें छूट दी जाती है कि वो CSR एक्टिविटी के तहत वो अपने मजदूरों को, अपने कर्मचारियों को अगर कुछ वितरित करते हैं दीपावली के बाद, यहाँ दीपावली में जो गिफ्ट दी जाती है आपको बता दें वो CSR के तहत नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो अगर सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में कंपनी जो कुछ करती है तो उसे CSR के तहत कंपनी को बेनिफिट होता है। और यह एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह आदेश भी जारी किया जाता है कि तमाम कंपनियां ऐसे मौसम में अपने मजदूरों के लिए जितना हो सके उतना अवश्य करें और करना चाहिए। तो ये भी आदेश एक जारी किया गया है। साथ ही NCR में हम हैं और NCR का जिक्र करें तो देखिए एक बार और आपको बता दे, दर्शकों को बता दे और आपको बता दे कि अभी भी गुरुग्राम में विजिबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और ये हम कहें कि सुबह
अगर 30 मीटर तक विजिबिलिटी थी तो अभी 70 या 80 मीटर तक विजिबिलिटी हुई है, उससे ज्यादा नहीं है। अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना वैसा ही करना पड़ रहा है और ये सर्दी, इसमें बचने की सलाह दी जा रही है। और अब रेड येलो अलर्ट से ऑरेंज अलर्ट तक अब जारी किया जा चुका है और माना जा रहा है कि जब शीतलहर शुरू हो जाएगी तो उसमें प्रशासन निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बीमार हैं और वो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनको बचाने के लिए कोई खास दिशा निर्देश जरूर जारी करेगी। जी सुशील, हमने कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की बात की, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो रोज कमाता और खाता है, वो किसी कंपनी में नहीं जाता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं जो किसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बिल्कुल दुर्गेश, देखिए वो उसी श्रेणी में आते हैं जिन्हें दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं या वैसे कहेंगे जो छोटे मोटे काम धंधे हैं। इसमें सबसे ज्यादा देखिए जो प्रभाव देखने को मिलता है वो रिक्शा पुलर है या रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं। जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं वो तो चलिए पूरे कपड़े पहनकर या वो उससे अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो वो अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो रेहड़ी चलाते हैं, अमूमन आप सड़कों पर देखेंगे, या रिक्शा चलाते हैं, उनकी व्यवस्था की बात होती है। तो इसमें देखिए तमाम समाज सेवी संगठन जो बाहर निकलती हैं इसमें और निकलकर उनका ख्याल रखती हैं, उन्हें चाहे कंबल वितरित करना हो या कपड़े वितरित करना हो, ये सब रखा जाता है। लेकिन ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ अगर शहरों की बात करें तो ऐसे तमाम लोग नजर मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं बाहर सड़कों पर सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, माता मंदिर के बाहर सोते हैं, या फिर ऐसे बस स्टैंड के बाहर सोते हैं। तो ऐसे लोगों की जो व्यवस्था, जो एक कल्पना दुर्गेश की जाती थी कि ऐसा देश होगा, ऐसा समय आएगा जब सबको छत मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा, या आज भी अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो वैसी कल्पना अधूरी नजर आती है। वो उन कल्पनाओं को, उन परिकल्पनाओं को कहीं ना कहीं यह धत्ता जरूर बताता है यह दृश्य, जब तमाम दृश्य ऐसे सर्दियों में हम देखते हैं और उन बच्चों को देखते हैं जो लोग सड़कों पर रेड लाइट्स पे भीख मांगते हैं, उस फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, और वो कहीं ना कहीं आस में होते हैं कि कोई समाज सेवी संगठन उन्हें आए और उन्हें कुछ वितरित करे, कुछ दान दे। और ऐसे में यह एक जो तस्वीर है, वो तस्वीर निश्चित तौर पे आज के समाज पे, आज के समय पे धब्बा जरूर लगाता है। जी सुशील, इसमें चिंता की बात है कि उन लोगों के पास ऐसे संसाधन नहीं होते हैं। वो तो मौसम जब नॉर्मल हो तब बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, तो अभी ये जो कड़ाके की ठंड है जो जानलेवा है एकदम से, किसी को अगर अच्छे से ठंड लग जाए तो उसका मरना निश्चित है। तो इस वक्त में गुरुग्राम में ऐसे मतलब कितने जगह होंगे जहां पर ये लोग बच के आराम से रह पा रहे होंगे? नहीं, देखिए यह जब सवाल आपने दुर्गेश पूछा, मैंने निश्चित तौर पे कई बार यह सवाल अमूमन अपने पत्रकारिता के करियर में चीफ मिनिस्टर से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो मुझे लग रहा है कि तमाम सर्दियों के मौसम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और उसके लिए जब चीफ मिनिस्टर से ऐसे सवाल पूछे गए तो मुझे याद है कि सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री थे, और जब मैंने सवाल इसी गुरुग्राम में पूछा था, इन लोगों का जिक्र किया था, तो उस वक्त उनका जवाब यह आया कि तमाम ऐसे स्थानों पे वो ऐसे सेंटर्स की व्यवस्थाएं की जाती है जहां वो, जिन्हें रैन बसेरा नाम दिया जाता है, और वहां सरकारी खर्चे पे उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, चाहे वो खाना हो, रहना हो, सोना हो, तमाम चीजें की जाती है। साथ ही जब कम पड़ती है तो बसों की व्यवस्था की जाती है, टेम्पररी बसों की, हरियाणा रोड की बसें खड़ी होती है। साथ ही जितने भी ऐसे सेंटर्स है, चाहे वो माता मंदिर हो या ऐसी स्थानों हैं, उन्हें अगर वहां वे लोग रहते हैं, रात गुजारते हैं, तो उन्हें सारी सुविधा किस तरह से मुहैया कराई जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम उनके पास कैसे पहुंचे और उन्हें यह तस्दीक करे कि क्या ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्हें वो सुविधाएं, इनके पास कंबल, इन्हें भोजन है या नहीं है। यह आदेश था। और उसके साथ ही यह भी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति में कहीं कोई अलाव जलाता है, कोई आग जलाता है, तो उसके लिए क्षम्य है, कोई ऐसा अपराध नहीं कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही कंपनियों को भी उन्होंने कहा था कि जो लोग, कंपनियां या जो समाज सेवी ऐसे मौके पर जाकर ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो उन्हें कई सुविधाओं में उन्हें छूट मिलेगी, उन्हें छूट की पेशकश भी उन्होंने की थी और बात की थी।
लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रैन बसेरों की हालात जब गुरुग्राम में दिखाई थी तो यहाँ देखा गया था कि किस तरह से ये सारी बातें कागजी है। हालांकि अब क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि उसके बाद निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम रैन बसेरों का जायजा ली और उन स्थानों पर जाकर उन सभी का मुआयना किया, निरीक्षण किया कि क्या क्या सुविधा वहां मिल रही है। लेकिन सुशील, आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में भी सुशील ने काफी अच्छे से लोगों को ब्रीफ किया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the